आप ये बताएं दिशान साहब कि आप यहाँ पर रहे हैं, आपको सरज़मीन सऊदी अरेबिया कैसी लगी, और इसके बाद आप पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर ले आया। तो आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान और यहाँ पर क्या कौन से मामला जो हैं डिफरेंट हैं? जी थैंक यू जी, शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ ये समझ लें कि आपको एक तल्ख़ हकीकत बताना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने मुशाहिदा किया। जो ये है कि जब बंदा पाकिस्तान में होता है तो उसको एक खोटा सिक्का समझा जाता है। सारे लोग उसको ताने मारते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकता, ये कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन जब वही बंदा वहाँ से उठकर जब सऊदी अरब आता है तो सऊदी अरब आके चाहे वो अपने कमरे में लेटा रहे, कुछ ना करे, खाए पिए सो जाए, लेकिन जब इधर से वो छुट्टी करके, या उसको छुट्टी मिलती है साल बाद या 6 माह बाद या 8 माह बाद, जब वो पाकिस्तान पे जाता है तो उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई फ़तह करके आया है, कोई ऐसा कोई मैच जीत के आया है या कोई मुल्क फ़तह करके आया है। वो लोग जो उससे उसको बुलाना नहीं चाहते, जो उससे मिलना नहीं चाहते, वही लोग उसके आगे पीछे जाते हैं और उसको जनाब उसको उसकी आवभगत की जाती है, रोज़ उसकी दावतें होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ज़ीशान जब बंदे को ये पता चलता है कि ये बंदा वहाँ से सऊदी अरब से मुस्तकिल आ गया है तो लोगों का रिएक्ट क्या होता है, उनका रिएक्शन क्या होता है? पहले तो जी 2 माह तो यही चलता है, दावतें चलती रहती हैं। दावतें जब ख़त्म होती हैं तो वो फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि अब ये आ गया है तो अब ये वापस कब जाएगा। तो या तो अगर आप वापस आ जाते हैं तो उसमें आपकी भलाई है, अगर कोई बंदा उधर रह जाता है तो वो फिर वो या तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो जाता है या वो शुगर का मरीज़ हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो है ना जेब में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके रिश्तेदार उसको तंग करते हैं, उसके जो दोस्त यार जो उसके साथ बैठते होते हैं वो जनाब उससे मिलना छोड़ देते हैं, तो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो आप जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके ये रवैये चेंज हो जाते हैं, उनको पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि दौलत जो है ना जी, दौलत सारा कुछ नहीं होता। उनको चाहिए कि अपने जो आसपास के लोग हैं उनको जनाब मोटिवेट करें, अगर उन पर बुरा वक्त भी आता है तो उनको हौसला दें ताकि वो आगे बढ़ सकें। शुक्रिया जी। ये जनाब ज़ीशान साहब थे जो कि अपने ज़िंदगी का जो एक तलख़ तजर्बा है वो आपके साथ शेयर कर रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं ना तो हमें पता है कि लोग हमें वहाँ पर ट्रीट कैसे करते हैं, यहाँ आते हैं तो कैसे हमें ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है कि यार ये बंदा मुस्तकिल तौर पे कंगला होके आ गया या है ही कंगला, तो उसके साथ लोगों का रवैया किस तरह चेंज होते हैं, तो ये वाकई ये एक हकीकत है, तलख़ हकीकत है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि अक्सर ये होता है। हमारी बैठक के अंदर जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये अब मैं जिस जवान शख्सियत को आपको मिलाने जा रहा हूँ, ये सऊदी अरब से 3 दफ़ा होकर गए हैं। आए, चले गए, फिर आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, और ये 4थी बार अब आए हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि सऊदी अरब की किनको कौन सी चीज़ है जो नापसंद है, ये भाग जाते हैं, आ जाते हैं। तो अब इनका प्लान क्या है? मेरी मुराद जनाब ज़हेब ताहिर साहब से है। ज़हेब ताहिर मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि वो क्यों जाते रहे हैं और अब इनका प्लान क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब पहली बार सऊदी अरब आया तो मैं तकरीबन 1 माह बाद चला गया, क्योंकि वजह ये थी मैं दिल नहीं लगा यहाँ पे। दिल इसलिए, वालदा होती हैं वहाँ पे और मेरी शादी भी हुई है, इसलिए बीवी बच्चे सब होते हैं, तो मैं दिल नहीं लगा, मैं चला गया। दोबारा आया तो मैं तकरीबन यहाँ पे 8 या 9 माह रहा। तभी मैं थोड़ा काम ज़्यादा नहीं किया कि अब्बू यहाँ से बस अब्बू के सहारे चलता रहा, तो दिल नहीं लगा। अब्बू ने कहा नहीं रहना, मैंने कहा नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ वापस, मैं चला गया। तीसरी बार आया हूँ मैं, तो यहाँ पे मसले भी बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा मसला बन गया, मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन पता नहीं रिज़्क मेरा यहाँ पे है दोबारा, अभी मैं तकरीबन 3 माह बाद दोबारा वापस आ गया हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब 4थी बार आया हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा भी इस बार कामयाब हो जाऊँ। तो बाकी अल्लाह पे है, ठीक है। बाकी मैं ये कहूँगा आप नमाज़ पढ़ें, ठीक है, और दुआ करें। दुआ में बहुत ताकत है, क्योंकि जो अल्लाह की ज़ात है ना, वो इंसान को, जो एक बंदे को फ़कीर से बादशाह बनाने की ताकत रखती है। बस नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाब करें।
आमीन जी, अल्लाह पाक आपको जो अभी फ्रेश जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो हम उनसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर, बंदा इसके लिए अच्छी से अच्छी जॉब किस तरह हासिल कर सकता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए कैसे कैसे कौन सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अरसलान साहब, तो हम अरसलान साहब से पूछेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और इसके अंदर एडमिशन कैसे मिलता है, और कितना आपका जो है वो कह लें कि उसके अंदर स्कोर हो कि आपको जॉब अच्छी मिल सके। तो अस्सलाम वालेकुम। मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री अभी ख़त्म हुई है। तो एक तो ये चीज़ है कि जो एडमिशन और आपकी स्टडीज़ हैं वो डेफिनेटली बाकी ज़्यादा डिग्रीज़ के मुकाबले में थोड़ी टफ़ होती हैं, बट सारी डिग्रीज़ की तरह ज़रा इसमें एक रेलेवेंट एक अलग फील्ड है, तो एक मुख्तलिफ़ तरह की मेहनत चाहिए होती है। आपकी जो क्रैमिंग है, रट्टा मारा जाता है जैसे कुछ फील्ड्स में, तो इसमें ये नहीं है। इसमें आपकी स्किल, कॉन्सेप्ट और आपका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा काउंट होता है कि आपने काम कितना, आपको करना कितना आता है काम। आपको एक अगर मसला दिया जाता है, एक प्रॉब्लम दी जाती है, या आसान में इवन कोई कस्टमर आपके पास एक मसला रखता है, तो आपने उसको फ़र्स्ट हैंड डील कैसे करना है। तो इस चीज़ के अलग कोर्सेज़ भी पढ़ाए जाते हैं कि जिससे आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल पैदा होती है कि आप अगले बंदे का, कस्टमर का सही से मसला समझ सकें और उसके बाद उसको कम से कम कॉस्ट में सबसे अच्छे से अच्छा उसको सॉल्यूशन दे सकें। अब इसी हवाले से जो पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टडीज़ हैं, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अच्छी एजुकेशन दे रही हैं। तो इसके साथ ये है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के इस वक्त पॉलिटिकल हालात हैं ये वो, तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्कोप जो है वो डाउन है। लेकिन पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया भर में जो है वो अच्छी समझी जाती है। कुछ इस चीज़ में मेरी रिसर्च भी है यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में, तो पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज़ को स्पेशली प्रेफर किया जाता है यहाँ के स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री के हवाले से कि यहाँ पर एक टफ़ एनवायरनमेंट होती है, बच्चे जो निकलते हैं। अरसलान साहब आपने रिसेंटली इलेक्ट्रिकल की डिग्री की है, तो आप सऊदी अरब रहना पसंद करेंगे, पाकिस्तान या यूरोप? जी ऐसे है कि एजुकेशन के हवाले से मैं चाहूँगा कि मैं अपनी एजुकेशन जो मास्टर्स में परस्यू करनी है वो वेस्टर्न नेशन में से कहीं से करूँ, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा वगैरह से। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा कल्चर है और जो डेफिनेटली रिलीजन प्लेज अ ह्यूज पार्ट, इस वजह से मैं चाहूँगा कि मैं गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं पर रहूँ अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी का कहीं मौका मिलता है। तो आप हमारे ऐसे जो इंजीनियर हैं पाकिस्तान में बैठे हैं जो सोच रहे हैं आना, आप उनको क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आप, अगर आपका जॉब करने का प्रोग्राम है, अगर आपका ज़हन है कि जॉब करनी है, तो फिर डेफिनेटली गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब आएँ, कुवैत, कतर वगैरह। लेकिन अगर आपका एजुकेशन परस्यू करने का इरादा है तो आप किसी वेस्टर्न नेशन में जाएँ और फिर वहाँ से कंप्लीट करके आएँ। शुक्रिया जनाब अरसलान।